मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल से मैंने जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर के इकोनॉमिक्स के प्रश्नों पर बात करने की शुरुआत की है और आज उसका यह दूसरा दिन है। आज भी मैं आप सबसे इकोनॉमिक्स के एक प्रश्न के बारे में ही बात करने जा रहा हूं। कल की एक छोटी सी बात को मैं दोहराना चाहूंगा यहाँ, और वह इसलिए क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ ये होता है कि कल का उन्होंने सुना ही ना हो और वे सीधे आज का सुन रहे हों, तो शायद मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे जो मैं आज उन्हें समझाना चाह रहा हूं। कल मैंने स्पेशली ये बात कही थी कि जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वे बेसिकली समझ पर आधारित होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सीधे तथ्यों पर डिपेंड करते हैं। यदि आपको तथ्य मालूम है तो ठीक है, और अगर आपको तथ्य मालूम नहीं है तो फिर आप उन्हें हल कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि वे आपके समझ पर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसे भी प्रश्न मेरे पास हैं, लेकिन उन्हें यहां बताने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न होते हैं वे आपके समझ की मांग करते हैं। मैं आपसे यहां तक कहना चाहूंगा यहां कि बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें बातें साफ साफ तौर पर लिखी हुई हैं और उन्हें ही पूछा गया है, मतलब वहां लिखी हुई हैं, यानी कि आपके समझ की भी जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें यहां पूछा इस तरीके से गया है कि आप गड़बड़ा जाएंगे। गड़बड़ाए और मामला खत्म हुआ, कुछ न कुछ गलत कर बैठेंगे। लेकिन यदि उस टॉपिक पर आपकी समझ ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई बहुत ही पीएचडी स्तर की समझ है, ठीक ठाक है क्योंकि जनरल स्टडीज के क्वेश्चन है ना, तो मान करके चलिए कि यूपीएससी जो अपनी बात को घुमा फिराकर आपके सामने रख रही है, यानी इकोनॉमिक्स की जो गुगली फेंक रही है, उसे आप हिट कर देंगे, आप आउट नहीं होंगे। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, अभी जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होंगे तब भी, और आगे के लिए भी। इकोनॉमिक्स का चरित्र ही कुछ इस तरीके का है। तो दोस्तों, आइए अब सीधे प्रश्न पर बात करते हैं, और आज जो प्रश्न मैंने लिया है वह क्वेश्चन नंबर 28 है। सेट ए, क्वेश्चन नंबर 28। मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि यह प्रश्न बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। जानबूझ करके मैंने अपेक्षाकृत थोड़ा सरल प्रश्न लिया है, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि जब अपनी क्लास में मैं इस प्रश्न पर डिस्कशन कर रहा था तो बहुत से लोग इसे समझ ही नहीं पाए। जबकि जब मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने ये टॉपिक पढ़ा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ पढ़ा है। मैंने उनसे पूछा कि क्या तुमने इस टॉपिक को समझ लिया है, तब भी उनका उत्तर यही था कि हाँ हमने समझ लिया है, लेकिन वे सही उत्तर नहीं दे पाए। ऐसा क्यों हुआ? सीधी सी बात है कि उनकी समझ स्पष्ट नहीं थी। यदि समझ स्पष्ट रही होती तो यह प्रश्न तो वाकई में बहुत सरल प्रश्न है। इसलिए दोस्तों, जानबूझ करके मैंने मिडिल लेवल का यह क्वेश्चन चुना है। प्रश्न छोटा सा है। प्रश्न है, निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। आपके दिमाग में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि अगर परिसंपत्ति कहा जा रहा है तो परिसंपत्ति क्या है, किसे आप कहते हैं परिसंपत्ति। देखिए, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स की शब्दावलियां जो होती हैं वो पारिभाषिक शब्दावलियां होती हैं, मतलब उन शब्दों के ज्यों के त्यों अर्थ नहीं होते जो हम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। राइट? तो यहां आपके दिमाग में बहुत क्लियर ये बात होनी चाहिए कि जो परिसंपत्ति कहा जा रहा है तो परिसंपत्ति का मतलब क्या है। मैं स्पेशली यहां कहना चाहूंगा कि आपको खासकर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस के लिए इंग्लिश की थोड़ी सी मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में बहुत से ऐसे शब्द हैं इकोनॉमिक्स में जो हम बोलचाल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। राइट? तो जब आप परिसंपत्ति का अंग्रेजी देखेंगे तो आपको मिलेगा एसेट्स, और मुझे लगता है कि एसेट्स शब्द सुनते ही आपका दिमाग थोड़ा सा स्पष्ट हो गया होगा कि अच्छा, एसेट्स की बात कर रहा है, परिसंपत्ति की बात कर रहा है। और फिर निवेश, निवेश और एक्सपेंडिचर में फर्क होता है, और मुझे लगता है कि आपको यह बात बहुत अच्छे तरीके से मालूम होगी। निवेश का मतलब है कि जिससे हम अर्न करेंगे, अभी नहीं आगे चल करके अर्न कर सकते हैं। और एक्सपेंडिचर वह होता है जिससे हम अर्न नहीं करेंगे, हमारे लिए जरूरी है, वो बर्बादी नहीं है, अपव्यय नहीं है, वो व्यय है। अब आप भोजन पर जो खर्च करते हैं वो खर्च है, उसके बदले में आपको कुछ लाभ नहीं होगा, लेकिन हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम जिंदा रहेंगे तो बहुत बड़ा लाभ है। तो यहां हम इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं जहां मनी टर्म में चीजें सोची जाती हैं। राइट? तो इस तरह की क्लैरिटी इकोनॉमिक्स के बारे में आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तभी आप सही उत्तर तक पहुंच पाएंगे। तो देखिए, प्रश्न तो बहुत छोटा सा है कि निम्नलिखित परिसंपत्तियों में निवेशों पर विचार कीजिए। परिसंपत्तियों पर, वो कह रहे हैं कि ये सभी परिसंपत्तियां हैं, अब इसके निवेशों पर विचार कीजिए। पहला है
ब्रांड पहचान। ब्रांड आप जानते हैं, आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, आप ब्रांडेड जूते पहनते हैं, राइट? यह है ब्रांड। आज की पीढ़ी के लिए ब्रांड शब्द नया शब्द नहीं है। दूसरा है माल सूची। अब हो सकता है कि माल सूची को लेकर के फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि ये माल सूची क्या है। जब इसका आप इंग्लिश देखेंगे इन्वेंटरी, तो शायद फिर तब भी आपको समझ में ना आए कि ये इन्वेंटरी क्या होता है। इसे आप सीधे सीधे कह लीजिए बिल। आपने किसी को ऑर्डर दिया 10 तरह के सामान का, उसने आपको एक बिल पकड़ा दिया, इन्वेंटरी दे दिया कि आपका ये सामान है और आपको ये भेजा जा रहा है, इन्वेंटरी। तो माल सूची हिंदी में दिया हुआ है एक ऐसी सूची जिसमें आपके सामान के नाम हैं, वही हुआ माल सूची। तीसरा है बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मेरी समझ से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि यह एक्सक्लूसिवली आपका एक टॉपिक भी है। बौद्धिक संपदा, मैंने कोई खोज की है, इन्वेंशन किया है, डिस्कवरी की है, तो वो मेरी संपदा है, बौद्धिक संपदा है। अगर आप इसका उपयोग करेंगे तो आपको इसके बदले में मुझे रॉयल्टी देनी होगी। मैंने एक किताब लिखी है, वो मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मैंने लिखी है, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। तो जब आप मेरी किताब खरीदेंगे तो जो पब्लिशर है वह मुझे उसके बदले में रॉयल्टी देगा और उसकी कीमत आप चुकाएंगे। तो ये संपदा है, बौद्धिक संपदा। चौथा और आखिरी है ग्राहकों की डाक सूची। इस पे हो सकता है कि आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाएं कि ग्राहकों की डाक सूची ये क्या हुआ। मेलिंग लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स। आजकल जो गोपनीयता का मामला चल रहा है कि आपकी जो सारी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया वाले ले लेते हैं, गूगल ले लेता है, आपका व्हाट्सएप ले लेता है, आपका इंस्टाग्राम ले लेता है, फिर क्या करता है, आपके एड्रेसेस बेचता है ना, वो बिजनेसमैन को, कमर्शियल इंडस्ट्री को, या कह लीजिए उद्योगों को बेचता है, और वो आपके उस नंबर पर, मेल पर आपका एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। तो ग्राहकों की डाक सूची, ये पुरानी भाषा का इस्तेमाल कर लिया है। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है और मेरे पास 10 लाख ग्राहक हैं जिनको मैं अपना सामान भेजता हूं, तो मेरे पास लिस्ट है, उनके मेरे पास एड्रेसेस हैं, उनके मेरे पास फोन नंबर है। अब आप सोचेंगे कि ये क्या है, ये क्या इन्वेस्टमेंट है ये इन्वेस्टमेंट? क्योंकि यदि मैं अपने ही जैसे उत्पादन करने वाले किसी दूसरी फैक्ट्री को ये लिस्ट दे दूं, तो आप सोचिए कि वो उनसे जाकर के बातचीत करेगा, उनके पास अपना सामान भेजेगा, उनके पास अपने एजेंट भेजेगा। उसके लिए कितनी बड़ी सुविधा होगी ग्राहकों की डाक सूची। तो ये 4 है। अब देखिए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न बहुत सरल सा है, उपर्युक्त में से कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं? अमूर्त निवेश, मूर्त का मतलब है कि जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मूर्त, मूर्ति दिखाई देती है, और अमूर्त निर्गुण होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता। जैसे यहां इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात कही, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मेरा दिमाग है, उसमें मैंने इन्वेंशन की है, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो दिखाई नहीं देगी ना आपको। अब आप ये मत कह दीजिएगा कि सर आपने किताब लिखी है तो किताब तो दिखाई दे रही है। नहीं, जिससे किताब लिखी गई है, जिस दिमाग से, वो दिखाई नहीं दे रही है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल है, वो दिखाई नहीं दे रही है। तो मूर्त और अमूर्त का मतलब है कि जो दिखाई दे वो मूर्त, जो दिखाई न दे वो अमूर्त। आपने जमीन खरीदी, इन्वेस्टमेंट किया, जमीन दिखाई दे रही है। मकान खरीदा, मकान दिखाई दे रहा है। मशीन लगाई, मशीन दिखाई दे रही है, ना। ये सब इन्वेस्टमेंट किया है आपने उद्योग लगाने के लिए, खर्च नहीं किया है। लेकिन वह जो दिखाई न दे उसके बारे में पूछा गया कि कितने अमूर्त निवेश माने जाते हैं। 1 2 3 4 वाला पैटर्न है। तो देखिए सीधी सी बात है कि ब्रांड पहचान, ये तो कितने सालों में जाकर के आपका ब्रांड बनता है, तो ये अमूर्त निवेश है। ब्रांड पहचान जो है वो अमूर्त निवेश है। माल सूची, आपके पास इन्वेंट्री आ गया, आपके पास बकायदे सामान आ रहा है, तो वो तो सामान आ रहा है उसी के अकॉर्डिंगली, तो इसमें आपने पैसा लगाया है, इसमें चीजें दिखाई दे रही हैं। खींचतान मत कीजिएगा, नहीं तो आप कहेंगे कि सर सूची में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वहां जो आपने सामान लिया है वो दिखाई दे रहा है, राइट। बौद्धिक संपदा पर हम लोग बात कर चुके हैं। फिर है ग्राहकों की डाक सूची। तो डेफिनेटली जो मेलिंग लिस्ट है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि धीरे धीरे आप मेलिंग लिस्ट तैयार करते रहते हैं, उसमें कोई उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपकी वो संपत्ति बन जाती है। आप देखिए कि ये संपत्ति बन रही है, इसमें आपने कोई धन नहीं लगाया है, समय लगाया है, मेहनत की है,
और वे अमूर्त निवेश हैं, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि इसमें जो ब्रांड पहचान है वो अमूर्त निवेश है, जो बौद्धिक संपदा है वह अमूर्त निवेश है, और ग्राहकों की जो डाक सूची है वह भी अमूर्त निवेश है। जो माल सूची है वह अमूर्त निवेश नहीं है। लेकिन अगर आप तर्क के साथ साथ कुतर्क में पड़ जाएंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने एक और प्रश्न के बारे में आप सबसे बातें की हैं, आप सब इन पर थोड़ा सा विचार करें। विचार करने के बाद अपने सिस्टम को इस रूप में यदि आप ढाल सकेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए कंपैरेटिवली इजियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस विषय के बारे में बस इतना ही, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।